नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत अब 8 तारीख को साफ होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के बीच चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के लिए मायूसी वाली खबर आ रही है। अगर एग्जिट पोल का अनुमान सच साबित हुआ तो 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में वापसी करती दिख रही है, यह एग्जिट पोल बता रहे हैं। आखिर क्या कहता है दिल्ली के ज्यादातर एग्जिट पोल, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में जब वोटिंग हो रही थी तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी संगम पर स्नान किया और स्नान के दौरान वेद मंत्रों का उच्चारण भी किया। इसके बाद भक्तिमय माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारी तादाद में भीड़ जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नान के बाद उन्होंने सबका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुंभ से बड़ा खास कनेक्शन है क्योंकि साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने प्रयागराज में अर्धकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाई थी। तब 42 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने संगम में स्नान किया था। आखिर कौन थे वो प्रधानमंत्री और क्या है पीएम मोदी का कुंभ से खास कनेक्शन, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। धर्म से सनातनी, कर्म से मेहनती, ना धर्म में कोई कमी ना कर्म में कोई कंप्रोमाइज, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने का मतलब। पीएम मोदी के विरोधियों के लिए धर्म सियासी नफा नुकसान का जरिया हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म सियासी नफा नुकसान का जरिया नहीं है, बल्कि उनका सनातन पर अटूट विश्वास है, भरोसा है। साल 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आराध्य के दर्शन करने गुजरात के द्वारका के समुद्र की गहराई में उतरे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दशकों से सपना था जो पूरा हुआ था कि समुद्र के भीतर जाकर पीएम मोदी ने द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की थी। आखिर क्या है पीएम मोदी का धर्म और कर्म का कनेक्शन, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली के 1,56,00,000 से ज्यादा वोटरों ने अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए दिल्ली में वोट डाल दिए हैं और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कुछ बूथों पर थोड़ी बहुत नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिले, लेकिन चुनाव अधिकारी और सुरक्षा बलों ने मामले को अपने तरीके से संभाल लिया है। सरकार किसकी बनेगी ये तो 8 फरवरी को गिनती के बाद साफ हो पाएगा मतों की, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल काफी हद तक इशारा दे देते हैं। तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं।
जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का अनुमान जता रहे हैं। आखिर किस एग्जिट पोल में किसकी सरकार दिल्ली में बनती दिख रही है, मैं आपको 7 सर्वे एजेंसी के आंकड़े दिखाता हूं। इन आंकड़ों के जरिए समझिए कि देश की राजधानी दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। अब ये आंकड़े सही हैं या झूठ हैं, ये 8 तारीख को तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो सर्वे एजेंसियों का दावा है सर्वे के मुताबिक, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लाइए स्क्रीन पर। पहला सर्वे पीपल इनिशिएट क्या है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा और आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। पीपल इनसाइट के मुताबिक आम आदमी पार्टी 25 से 29 सीटें जीत रही है। बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस भी इस बार खाता खोलती दिल्ली में दिख रही है और 1 सीट मिलने का अनुमान ये सर्वे बता रहे हैं। दूसरा सर्वे जेवीसी के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दिल्ली में मिल सकती हैं। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटजीज के सर्वे में भी बीजेपी को फायदा, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नुकसान होता दिख रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव की अपेक्षा इस बार थोड़ी सी राहत मिल रही है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 39 से 44 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। चाणक्य स्टडीज के मुताबिक कांग्रेस को 2 से 3 सीटें भी मिल सकती हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स के सर्वे में बीजेपी और आप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस का यह सर्वे खाता खुलने का अनुमान भी लगा रहा है। इसके अलावा पोल डायरी के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। यह सर्वे कहता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है और बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है। इसके अलावा डीवी रिसर्च के सर्वे में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिख रही है। डीवी रिसर्च के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 26 में से 34 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 36 से 44 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। डीवी रिसर्च के मुताबिक कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल रही है। हालांकि न्यूज इंडिया की जो टीम ने सर्वे किया है, उस सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। न्यूज इंडिया के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 37 से 42 सीटें मिल सकती हैं, इस तरह का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 26 सीटों से लेकर 31 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ज्यादातर सर्वे एजेंसी दिल्ली में बीजेपी की वापसी दिखा रही है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है। नतीजा 8 फरवरी को सामने होगा, तब यह पता चलेगा कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी या आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। यह सिर्फ एक एग्जिट पोल है और कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित होते रहे हैं। चूंकि राष्ट्र की आवाज के जरिए हमने कई एग्जिट पोल दिखाए हैं जो गलत भी साबित हुए हैं, इसीलिए एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन नतीजे 8 तारीख को आपके सामने होंगे। तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहसबाजी में न पड़िए
और अपने अपने तरीके से इस चुनाव को एंजॉय कीजिए। खैर, दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। धर्म से सनातनी, कर्म से मेहनती, ना धर्म में कोई कमी, ना कर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने का मतलब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों के लिए धर्म सियासी नफा नुकसान का जरिया हो सकता है, लेकिन मोदी का सियासी धर्म नफा नुकसान का जरिया नहीं, बल्कि उनका सनातन पर अटूट विश्वास है, क्योंकि वो सनातन धर्म को मानते हैं और जो भी जिस धर्म को मानता है उस धर्म के लिए ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी दूसरे नेताओं से अलग क्यों हैं, नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं। तस्वीर आपके सामने है। ये संगम तट पर त्रिवेणी के जल में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराध्या करते हैं, कभी मंत्रोच्चारण करते हैं तो कभी उनकी उंगलियों में घूमती रुद्राक्ष की माला महाकुंभ के महातीर्थ पर त्रिवेणी में डुबती के ये अनमोल क्षण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सनातनी रूप पूरी दुनिया देख रही है। पीएम मोदी जब संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे तो संगम पर मौजूद हजारों लाखों श्रद्धालु स्नान, दान और भजन पूजा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे थे तब उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में भी रुद्राक्ष की माला थी। पीएम मोदी ने भगवा जैकेट पहने हुए थे और एक प्रधानमंत्री से अलग वो सनातनी लग रहे थे। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने धर्म को, अपने सनातन को किस तरीके से फॉलो करते हैं। ये तस्वीरें हर सनातनी को सीखने के लिए, देखने के लिए और प्रेरित करने के लिए काफी है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संगम में स्नान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से मां गंगे की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी अब काले कुर्ते और जैकेट के साथ सर पर टोपी भी पहन रखी थी। तस्वीरें मैं अब दिखा रहा हूं। गले में भगवा गमछा लिए पीएम मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना करने पहुंचे थे और वैदिक मंत्रों का उच्चारण के बीच पीएम मोदी ने मां गंगे की धारा के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने यमुना नदी में नाव की सवारी की थी। पीएम मोदी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए जाने के बाद कहा, पुण्य स्नान से धन्य हुआ हूं। पीएम मोदी ने आस्था की डुबकी के बाद क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, संगम के स्नान के बाद जो लगातार उनकी पोस्ट वायरल हो रही है, महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुंभी से गहरा कनेक्शन है। पहली बार जब मोदी को प्रधानमंत्री बनने की मांग उठी थी तो वो कुंभ से उठी थी। करीब 11 साल पहले मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन साल 2013 के कुंभ में मोदी को पहली बार पीएम बनने की मांग उठी। कैसे पीएम मोदी को लेकर 2013 के महाकुंभ में प्रधानमंत्री बनने की मांग उठी थी, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना चाहता हूं कि मोदी का क्या कनेक्शन है। साल 2013 की बात है।
प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ था। महाकुंभ में 7 फरवरी को धर्म संसद बुलाई गई थी। हजारों साधु संत शामिल हुए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी धर्म संसद में पहुंचे थे। धर्म संसद में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने का प्रस्ताव रखा गया। सभी साधु संतों ने चिमटा बजाकर मोदी का समर्थन किया था और करीब 5 महीने के बाद 9 जून 2013 को गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को उस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। इस ऐलान के साथ ही नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कर्ता धर्ता बन गए थे और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। इसके बाद पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद 5 साल बाद यानी 2019 में महाकुंभ में अर्धकुंभ में पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई थी और वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। साल 2019 की बात है। 2019 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। तब प्रयाग में अर्धकुंभ लगा था। लोकसभा चुनाव की घोषणा से 15 दिन पहले यानी 24 फरवरी 2019 को पीएम मोदी हरा कुर्ता, सफेद पायजामा और मेहरून कलर का जैकेट पहनकर प्रयाग पहुंचे थे। थोड़ी देर के बाद उनका काफिला संगम पहुंचा। पीएम मोदी के संगम स्नान के लिए खास व्यवस्था की गई थी। काले रंग का कुर्ता, गले में रुद्राक्ष पहने पीएम मोदी ने डुबकी लगाई थी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। ये 2019 की तस्वीरें हैं। तब 42 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार संगम में स्नान किया था। यह 2019 की तस्वीरें हैं जो आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले 1977 के चुनाव से ठीक पहले इंदिरा गांधी ने संगम में स्नान किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वैसे पीएम मोदी का वोटिंग के दिन तीर्थ स्थान पहुंचने का भी दिलचस्प किस्सा है। जब पीएम मोदी महाकुंभ में पवित्र स्नान कर रहे थे तब दिल्ली में वोटिंग हो रही थी। 8 से 9 साल में कई ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी वोटिंग के दिन किसी मंदिर और तीर्थ स्थल पर होते। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी कब कब वोटिंग के दिन तीर्थ स्थान पर आपको नजर आए होंगे और यह लगातार राष्ट्र की आवाज के जरिए हम ऐसी खबरों को लगातार आपको दिखा रहे हैं। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग के बीच प्रयागराज महाकुंभ में पीएम मोदी का स्नान था। वैसे तो दिल्ली के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन फिलहाल तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के दावे हो रहे हैं। 5 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग चल रही थी तो महाराष्ट्र में जगदंबा माता के मंदिर में पीएम मोदी पूजा अर्चना करते पहुंचे थे। नतीजा, बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। 1 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग हो रही थी तब पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना करने पहुंचे थे। बीजेपी ने एनडीए की साथी पार्टियों के साथ लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई थी। 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग का दिन था। तब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पीएम मोदी पूजा करने पहुंचे थे। नतीजा, 5वें चरण के 49 सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 13 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के चौथे फेज की वोटिंग थी। तब पीएम मोदी बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे और चौथे फेज के 94 सीटों में से 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 10 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए
वोटिंग चल रही थी, तब पीएम मोदी राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। हालांकि यहां पर कांग्रेस की जीत हुई। 27 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 30 और असम में 47 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग थी। इस दिन पीएम मोदी बांग्लादेश के ढाका के यशोवरी मंदिर की शक्तिपीठ में पूजा पहुंचे थे, मां काली की पूजा अर्चना कर रहे थे। नतीजा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 77 सीटें मिली और पहली बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। असम में बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। 19 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग चल रही थी। तब पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई थी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ मंदिर में भगवा कपड़े पहने हुए मोदी ध्यान लगा रहे थे। नतीजा जबरदस्त बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई थी। 8 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में खास पूजा अर्चना की थी। नतीजा बीजेपी की फिर उत्तर प्रदेश में जीत हुई और योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। यह नरेंद्र मोदी का इतिहास है कि जब जब वोटिंग होती है या उसके अगले दिन वो किसी न किसी धार्मिक स्थान पर होते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कहा जाता है कि वोटिंग के दिन पीएम मोदी की तीर्थ यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनाव से हुई। यानी पीएम मोदी जब वोटिंग के दिन तीर्थ यात्रा पर गए तब ज्यादातर बीजेपी की जीत हुई। अब ये एक महज संयोग है या सियासी प्रयोग कहा जा रहा है, लेकिन वोटिंग के दिन पीएम मोदी के तीर्थ स्थल का कनेक्शन काफी ज्यादा गहरा हो गया है और इसके पीछे खास मायने होते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों के दौरान देश ही नहीं दुनिया ने देखा है कि केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, रामेश्वर से लेकर रामपथ तक जब भी मौका मिलता है पीएम मोदी परमात्मा को नमन करने से पीछे नहीं रहते। हालांकि इस मौके का कई बार गवाह मैं भी रहा हूं, चाहे वो काशी हो, केदारनाथ हो या दूसरी जगह हो। जब भी मोदी जी जाते थे तो हम वहां कवर करने के लिए जाते थे और जो उनका भक्तिमय तरीका है वो किसी दूसरे प्रधानमंत्री का नहीं था या किसी ऐसे बड़े नेता का आपने नहीं देखा होगा। यह तस्वीर देखिए आप, यह तस्वीर 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आराध्य के दर्शन करने समुद्र की गहराई में उतरे। शरीर पर स्कूबा डाइविंग की पोशाक, चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क और हाथ में भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर के पंख। समुद्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कृष्ण साधना है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारका नगरी बसाई थी वो इसी समुद्र में डूब गई। इसीलिए समुद्र के भीतर जाकर पीएम मोदी ने द्वारकाधीश को समुद्र में जाकर पूजा द्वारकाधीश की आराधना करके जब पीएम मोदी समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने बताया कि कैसी भव्यता महसूस की थी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद थी। वोट से पहले समुद्र में उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे नीचे उतरे। थोड़ी देर के बाद द्वारका नगरी के अवशेष नजर आने लगे थे, जिन्हें देखकर पीएम मोदी ने हाथ जोड़े। गोता लगाते हुए समुद्र की सतह पर पहुंचे थे। हाथ में लिए मोर का पंख को समुद्र की गहराई में स्थापित किया और आसन लगा लिया। आसन लगाकर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। द्वारका नगरी के माटी को छूकर सीने से लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देर तक समुद्र की गहराई में रहे थे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था है। जब भी चुनाव होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ना किसी मंदिर में होते हैं। यह उनकी आस्था है और यह आस्था होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं या किसी भी धर्म से आपका ताल्लुक है तो आपके धर्म में इसी तरह की आस्था होनी चाहिए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।